जैन बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला लेक्चर। बस आज का लेक्चर जो है करीब 15 से 20 मिनट का होगा, बस एकदम छोटा लेक्चर है। इसमें कुछ खास नहीं, मतलब अगली हेडिंग पढ़ानी है कि जो पुनर्योगज डीएनए होता है इसको परपोषी कोशिका में भेजना है, स्थानांतरण करना है। तो कल हमने पढ़ा था पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और हम उम्मीद करते हैं कि जितना हम पढ़ाते हैं आप लोग पढ़ते होंगे। चलिए ठीक है, अब आप पढ़ें या ना पढ़ें ये आप जानें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई समस्या तो नहीं है? ये क्या है? ये प्राइमर है क्या? ये प्राइमर है, ठीक। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों करते हैं? डीएनए का कोई विशेष हिस्सा है या डीएनए का कोई खंड है जो वांछित खंड है या हमारे ज़रूरत खंड है, उसकी ढेर सारी कॉपियाँ, करोड़ों कॉपियाँ बनाने के काम आता है पीसीआर। पीसीआर का उपयोग ढेर सारी कॉपियाँ बनाने के काम आता है, ठीक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, हेडिंग डालेंगे पुनर्योगज डीएनए का। पुनर्योगज डीएनए का, डीएनए को परपोषी कोशिका या जीव में निवेशन का मतलब होता है, इससे मान लो कोई बैंक है, हमने बैंक में पैसा डाल दिया, इसे कहते हैं निवेश करना। या बिजनेस में पैसा खर्च कर दिया, उसे कहते हैं निवेश करना। मतलब डाले तो वैसे भी है ना हम, तो निवेशन बोलो या स्थानांतरण बोलो, बात सेम है, ठीक है। चाहे आप निवेशन बोलो चाहे जो बोलो, ध्यान सुनना। कोई भी डीएनए था, हाँ, कोई भी डीएनए था, उसको परपोषी कोशिका में भेजने के कई तरीके थे। परपोषी कोशिका में जैसे मान लो इसे भेज दिए या कैसे भेजते, तो कई तरीके थे। हमने पढ़ाया था आपको कि मान लो पहले सक्षम अतिधेय बनाते थे, माइक्रो इंजेक्शन था, बायोलिस्टिक जीन गन था, एक था डिसआर्म पैथोजन था, 3 थे ना, 4 थे मतलब। तो यही है पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका या जीव में निवेशन या ट्रांसफ़र करना था। तो ध्यान सुनना, पहले हम लिख के तब समझा रहे हैं। पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजने के कई तरीके थे। मतलब कोई भी मान लो पुनर्योगज डीएनए है, कोई भी पुनर्योगज डीएनए है, हमें परपोषी को मतलब किसी कोशिका में भेजना है, किसी कोशिका में भेजना। ध्यान सुनना, एक होता है दाता, क्या होता है? एक होता है दाता, एक होता है आदाता। दाता का मतलब होता है देने वाला, क्या होता है? देने वाला। आदाता का मतलब होता है लेने वाला, जिसको ये देगा। दाता मतलब मान लो इसके पास कुछ पैसे हैं, तो जिसको देगा वो होगा आदाता, जो देगा वो होगा दाता। क्या होगा? दाता। क्या होगा? दाता। तो जो ये कोशिका है इसको परपोषी कोशिका बोल सकते हैं आप। क्या बोलेंगे? परपोषी कोशिका बोल सकते हैं या आदाता कोशिका बोल सकते हैं, आदाता कोशिका, ठीक है। ध्यान सुनना, तो पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजने कई तरीके हैं, लेकिन डीएनए को तभी भेजते हैं, लेकिन डीएनए को
तभी भेजते हैं जब कोशिका डीएनए को धारण करने के लिए सक्षम हो। क्या हो? सक्षम हो। जैसे मान लो हमने कहा कि ये परपोषी कोशिका है, ये कोई कोशिका है जिसमें हमें पुनर्योगज डीएनए भेजना है, लेकिन ये कोशिका सक्षम ही नहीं है इसको लेने के लिए, तब नहीं भेजेंगे। जब तक ये कोशिका सक्षम नहीं हो जाएगी डीएनए को धारण करने के लिए या लेने के लिए, इसमें डीएनए नहीं भेजा जाएगा। वही लिखा है पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजने कई तरीके हैं, लेकिन तभी हम लोग डीएनए को भेजते हैं जब ये कोशिका डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए, डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए। लेता हूँ उदाहरण आप, जब तक हम देख लें ऊपर वाला हिस्सा क्लियर आ रहा है ना, विजिबिलिटी क्लियर है? नहीं है। ऐसा क्यों? सब ठीक है, लेकिन थोड़ा वाइट दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। ब्लर इसलिए दिख रहा है, जो हमारा फ़ोन है वो कल गिर गया था पानी में और कैमरे में भर गया है पानी, तो इसलिए हल्का हल्का धब्बा दिख रहा है, लेकिन चीज़ें क्लियर हैं, आप समझ जाएंगे। बस नहीं करना, समझना ही है बस। आप सुनो, जैसे मान लो ये था पुनर्योगज डीएनए। क्या है? पुनर्योगज डीएनए है। क्या है? पुनर्योगज डीएनए। लेकिन इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी है। क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी है। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन भी है। अब परपोषी कोशिका, मान लो ई कोलाई है। क्या है? ई कोलाई। अब ई कोलाई कोशिका को रूपांतरित करते हैं। क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं। जब ई कोलाई कोशिका में इसको भेज देंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी? रूपांतरित कोशिका हो जाएगी। 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 एक काम करते हैं, यहाँ बना लेते हैं सही स्ट्रक्चर। ये है डीएनए, विजातीय डीएनए का हिस्सा, वांछित जीन जिसमें है। हाँ, अब इधर मान लेते हैं कि एम्पीसिलिन प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधी जीन है। अब ध्यान सुनना, ये पूरा PBR 322 मान प्लाज्मिड है, ठीक है। अब जब इसको इसमें भेजेंगे तब ये जो कोशिका है ये क्या क्या हो जाएगी? रूपांतरित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रूपांतरित हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब जो पुनर्योगज डीएनए किसी कोशिका में चला जाएगा तो जो कोशिका पहले जैसी थी अब वैसी नहीं रहेगी, इसका रूप बदल जाएगा। तो क्या कहेंगे? रूपांतरित कोशिका। क्या कहेंगे? रूपांतरित कोशिका। अब ध्यान से सुनना, ये था एंटीबायोटिक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन था। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन था, मतलब जो ये कोशिका है अब क्या होगा कि इस कोशिका में प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। इस कोशिका में प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। किसके प्रति? एम्पीसिलिन नामक एंटीबायोटिक के प्रति। एम्पीसिलिन नामक एंटीबायोटिक के प्रति जो ये कोशिका है अब इसमें क्या हो जाएगी? प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। तो हम लिखते हैं पहले, यदि पुनर्योगज डीएनए के पास एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक का नाम लिखा है एम्पीसिलिन। एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन। यदि पुनर्योगज डीएनए के पास एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन है तो अब यदि ई कोलाई कोशिका या बैक्टीरिया ई कोलाई को
रूपांतरित करेंगे तो यह कोशिका रूपांतरित करेंगे तो ई कोलाई में एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। ठीक, पहले ध्यान सुनना, पहले समझते हैं ध्यान से। पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरण या निवेशन पढ़ना है। एक बार हम देखें, अब तो कुछ शायद हटा, हल्का फुल्का नहीं हटा अभी, हाँ हल्का फुल्का हट गया है, लेकिन अभी और हटे तब। कैमरे में चला गया है पानी, और वो पानी सूख रहा है आराम आराम से। जब पानी पूरा सूख जाएगा तो एकदम क्लियर आएगा। ध्यान सुनना। पुनर्योगज डीएनए, ये मान लो पुनर्योगज डीएनए क्या है? पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजने के कई तरीके हैं। पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजने के कई तरीके हैं, लेकिन परपोषी कोशिका में तभी पुनर्योगज डीएनए भेजते हैं जब ये कोशिका सक्षम हो कि हम इस डीएनए को धारण कर लेंगे, तभी भेजेंगे। वही लिखा है। ठीक है, जैसे मान लो इसको हम जला दे रहे हैं, जल गया। ध्यान सुनना, ये नीला वाला है, मतलब जो पुनर्योगज डीएनए है इसके पास अभी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी जीन नहीं है। देखो, अब जब हरा हो जाए तो समझना कि आ गया है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया है? एम्पीसिलिन नामक एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी जीन डाल दिया है। अब क्या होगा? अब हम जिस कोशिका में डाल देंगे इसको, अब क्या होगा? इस कोशिका को चाहे उस जैसे मान लो कि अब ये क्या है? एम्पीसिलिन नामक प्रतिरोधी जीन इसके अंदर चला गया है। अब ये कोशिका रूपांतरित हो गई है। जैसे ही इसको किसी ऐसे प्लेट में रख देंगे, इतना बड़ा बैक्टीरिया नहीं होता, बैक्टीरिया एकदम छोटा होता, दिखता नहीं आंखों से। मान लो कोई प्लेट है, उस प्लेट में क्या है? एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन रखी हुई है, और उसी में इसको उगा रहे हैं, ढेर सारा वृद्धि करवा रहे हैं। तो क्या होगा? ये नहीं मरेगा। अब ये नहीं मरेगा क्योंकि इसके पास एम्पीसिलिन नामक एंटीबायोटिक देखो आ गई है। एम्पीसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक है उसके प्रति इसके पास प्रतिरोधी जीन है, जिसकी वजह से अब ये जो रूपांतरित कोशिका है अब ये नहीं मरेगी। अब ये नहीं मरेगी। अगर मान लो, ध्यान सुनना, इसको मान लो, मतलब हमें आंखों से दिखता नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसमें मान लो ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिए, इसमें नहीं गया, इस कोशिका ने नहीं लिया है इसको, तो कोशिका रूपांतरित नहीं हुई। इसे क्या बोलेंगे? अरूपांतरित। क्या बोलेंगे? अरूपांतरित। हमने डाला लेकिन इसमें गया नहीं। अब जब प्लेट में ऐसे उगाएंगे इसको एम्पीसिलिन वाले में, तो ये कोशिका मर जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर ये होता तब ये कोशिका ना मरती, तभी कोशिका ना मरती। तो ये पहले उतारो आप इसको। ठीक, यदि पुनर्योगज डीएनए के पास एंटीबायोटिक, उसका हम नाम लिख दिए एम्पीसिलिन। क्या नाम लिख दिए? एम्पीसिलिन लिखो, चाहे टेट्रासाइक्लिन, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पुनर्योगज डीएनए के पास एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है, तो अब यदि कोशिका को रूपांतरित कराएं, ई कोलाई कोशिका बैक्टीरिया है, ई कोलाई कोशिका या कोशिका को रूपांतरित करेंगे, तो जो ई कोलाई में जीन एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति, ये जीन इसका नहीं है भाई, ये इसका हिस्सा है। वही तो, ध्यान सुनना। तो अब यदि ई कोलाई को रूपांतरित करेंगे तो ई कोलाई में एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। यदि अब एम्पीसिलिन युक्त अगार
प्लेट पर ई कोलाई की वृद्धि करें तो रूपांतरित कोशिका वृद्धि करेगी जबकि अरूपांतरित कोशिका मतलब बैक्टीरिया यहाँ पे, जबकि अरूपांतरित ई कोलाई, बात वही है, जबकि अरूपांतरित ई कोलाई की मृत्यु हो जाएगी। ठीक, अब इसको लिखो, पहले इतना उतारो, अब 2 लाइन और बचा हुआ है बस। अब तो हाँ और हट गया है, अब तो और क्लियर आना चाहिए ना। हाँ ठीक है, आ रहा है, क्लियर है। पहले ब्लर दिख रहा था कैमरे में, अब पंखा चल रहा है तो धीरे धीरे जो पानी की बूंद थी वो वेपराइज होकर उड़ जा रही है। ध्यान सुनना, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। अब यदि लिखा है, यदि अब एम्पिसिलिन युक्त अगार प्लेट पर, ध्यान सुनना, जो बैक्टीरिया है उसको किसी प्लेट पर उगाते हैं, किसी प्लेट पर ही तो उगाएंगे। और ध्यान सुनना, ये जो प्लेट है इस पर अगार नामक जेली टाइप में होता है। जेली है, जेली इसलिए एक लिबलिबा पदार्थ होता है, उसे जेली कहते हैं। वैसे ही अगार होता है। अब उस अगार में एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक भी है। क्या है? एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक भी है। क्या है? एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक है। अब दोनों प्रकार की कोशिकाएं इसके पास, रूपांतरित और अरूपांतरित। रूपांतरित कोशिका वो होगी जिसके पास पुनर्युगज डीएनए प्रवेश कर जाएगा, और जिसके पास नहीं प्रवेश करेगा अरूपांतरित होगी। मतलब इसके पास पुनर्युगज डीएनए नहीं गया है, इन दोनों के पास है। तो ये दोनों जो हैं एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक से लड़ेंगे और जीतेंगे भी, मरेंगे भी नहीं। लेकिन ये जो है लड़ नहीं पाएगी, मर जाएगी, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी जीन नहीं आया है। एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी जीन नहीं आया है। तो उतारो पहले आप इसको। ऊपर मिटा दें तब। हम लिख रहे हैं, अभी कुछ नहीं लिखना आपको, हम लिख दें तब। ठीक, एम्पिसिलिन की एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की उपस्थिति के कारण कोई भी एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की उपस्थिति के कारण कोई भी रूपांतरित कोशिका
का चयन कर सकता है। ऐसे मामलों में, अभी लिखना नहीं है आपको, ऐसे मामलों में, अभी गलत हो सकता है, हाँ अभी लिखना, ऐसे मामलों में एंटीबायोटिक कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, इधर से ना, कहाँ से लगाएं देखें, नहीं अच्छा ऐसे लगाएं, ठीक, एक जगह ऐसे लगा दें, जब ऐसे लगा दें, एंटीबायोटिक, ऐसे मामलों में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन, यहाँ पर कौन सा एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन, कौन सी है, एम्पिसिलिन। ऐसे मामलों में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं, वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, एकदम पूरा फोकस इधर ही करना है बस हमको। ध्यान सुनना, यदि पुनर्योगज डीएनए के पास क्या है, एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक के, ध्यान सुनना, यदि पुनर्योगज डीएनए के पास एंटीबायोटिक, कौन सी है, एम्पिसिलिन, यदि पुनर्योगज डीएनए के पास एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है, तो अब यदि कोशिका को रूपांतरित किया जाएगा, तो अब यदि ई कोलाई कोशिका को रूपांतरित करेंगे तो ई कोलाई में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। मतलब ये अब एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक से लड़ेगा और जीतेगा भी, ध्यान सुनना। यदि अब एम्पिसिलिन युक्त अगार प्लेट पर, यदि अब एम्पिसिलिन युक्त अगार प्लेट पर ई कोलाई की वृद्धि करेंगे तो रूपांतरित कोशिका, मतलब सिर्फ यही दोनों कोशिका, रूपांतरित कोशिका की वृद्धि होगी, मतलब रूपांतरित कोशिका वृद्धि करेगी, जबकि अरूपांतरित कोशिका मर जाएगी। ध्यान सुनना, कोई भी ध्यान सुनना, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की उपस्थिति के कारण, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक ये जो है ना, ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की उपस्थिति के कारण, ये वाली एंटीबायोटिक जो काले रंग से बनाया हमने ना, ये क्या है, एंटीबायोटिक है, ये क्या है, एंटीबायोटिक है। और जो ये है एंटीबायोटिक क्या है, प्रतिरोधी जीन है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है, कौन से एंटीबायोटिक के लिए, एम्पिसिलिन के लिए। ध्यान सुनना, हाँ था, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की उपस्थिति के कारण को इसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की उपस्थिति के कारण कोई भी इंसान रूपांतरित कोशिका का चयन कर सकता है। मतलब जितनी कोशिका अब वृद्धि करेंगे सब कौन सी होंगी, रूपांतरित कोशिका होंगी। तो इंसान कोई भी रूपांतरित कोशिका का चयन कर सकता है आराम से। ऐसे मामलों में, हाँ कैसे मामलों में, जैसे एंटीबायोटिक वाले मामले में, अगर मान लो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है, तब ऐसे मामलों में अगर पुनर्योगज डीएनए में एम्पिसिलिन या कोई भी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी जीन है, एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी जीन है, तो ऐसे मामलों में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं। अब पेपर में ये भी पूछ सकता है वर्ण योग्य चिन्हक किसे कहते हैं या क्या होता है, तो हम लोग ऐसे ही छाप देंगे इसको। ध्यान सुनना, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की उपस्थिति के कारण कोई भी रूपांतरित कोशिका का चयन कर सकता है। ऐसे मामलों में जो एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी जीन है वो वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं। बस इतना ही पढ़ना था हमको। अब आप लोग इसको पढ़िएगा। एक बार हम एक काम करते हैं, PBR 322 का फिगर एक बार और बना देते हैं बस। वैसे भी जुकाम हुआ है, गला बैठा हुआ है, सही से बोल नहीं पा रहे हैं।
पहले एक काम करते हैं, PBR 322 कई बार बनाए, PCR समझा देंगे बार फिर से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ध्यान सुनना, ये एक DNA है। क्या है? DNA है। DNA का उतना टुकड़ा जितने की ढेर सारी कॉपियाँ बनानी हैं, DNA का उतना टुकड़ा जितने की ढेर सारी कॉपियाँ बनानी हैं। ये है द्विलड़ीय DNA है, मतलब डबल स्टैंडर्ड DNA है, द्विलड़ीय DNA है। तो पहला स्टेप क्या था? डीनेचुरेशन। क्या था? निष्क्रियकरण, डीनेचुरेशन, जिसे हम लोग कराते थे 94 से 98 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक भैया। तो क्या होता था, जो DNA है ये, इनकी दोनों लड़ियाँ आपस में जुड़ी हैं, अलग हो जाती थी। क्या हो जाती थी? अलग हो जाती थी। ठीक है। डीनेचुरेशन के बाद अगला स्टेप था एनीलिंग। क्या था? एनीलिंग। इसे तापानुशीलन। क्या बोलते हैं? तापानुशीलन। ध्यान सुनना, इस स्टेप में क्या होता था कि प्राइमर, DNA के छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें प्राइमर कहते हैं, DNA के छोटे छोटे टुकड़े, DNA के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब प्राइमर क्या बोलते हैं? छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड, छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो क्या होते हैं? DNA के पूरक होते हैं। DNA के पूरक होते हैं, आके चिपक गए। ठीक है, एनीलिंग हो गई। अब क्या करेंगे? चिपकने के बाद टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एक प्रकार का DNA पॉलीमरेज होता है, जिसको हम लोग थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से निकालते हैं। ये क्या होता है? उच्च ताप पर भी स्थायी रहता है। उच्च ताप पर स्थायी रहता है। उच्च ताप पर स्थायी रहता है। और क्या डालते? DNTPs डाल देंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, डाल देते हैं। अब सब कुछ डाल दिए हैं तो क्या होगा? ध्यान से देखना, DNA की दो लड़ियाँ बन जाएंगी, दो दो बन गए। ठीक है, बन गया। अगर 30 चक्र ऐसे ही चलेगा, अब ये फिर से क्या होगा? डीनेचुरेशन, फिर से दोनों दो खंडों में टूट जाएंगे, फिर से पूरा चक्र चलेगा, मतलब ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे घूम घूम के चलता रहेगा। जब 30 साइकिल चल जाएंगे, कितनी साइकिल? 30 साइकिल चल जाएंगे तो 1 बिलियन के आसपास कॉपी बन जाएगी, मतलब 100 करोड़। कितनी? 100 करोड़ कॉपी बन जाएंगे। हमने बताया था इसमें कॉपियाँ बनती कैसी हैं, ध्यान सुनना। एक है कितना बन जाएगा? 2, 1 से 2, 2 से कितना बन रहा है? 4, 4 से कितना बन रहा है? 8 बन रहा है ना, 4 से कितना बन रहा है? 8, और 8 से कितना बन रहा है? 16, मतलब 2 की पावर n के रूप में। किस रूप में? 2 की पावर n के रूप में। 2 की पावर, मान लो पेपर में आपके आए पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन PCR के लिए अप्लीकेबल है, कौन PCR के लिए सही बात लिखी है। पहला ऑप्शन दिया हो 2 की पावर n, दूसरा दिया हो n की पावर 2, तीसरा दिया हो दोनों, चौथा दिया हो कोई नहीं। तो कौन सा टिक मारेंगे? पहला टिक मारेंगे। ध्यान रखना ये बात, 2 की पावर n, जहाँ n क्या है? चक्र है, कितने चक्र कंप्लीट हुए हैं। अगर यहाँ पे गुणा करते हैं कि स्टार्टिंग में कितने DNA होते हैं, प्रारंभ में कितने DNA। अगर DNA का एक अणु है, ये पूरा एक अणु है, क्या है? यहाँ से यहाँ तक एक अणु, दूसरा अणु है। अगर एक अणु है तो कितने बनेंगे? जैसे मान लो हम कहेंगे हमारे पास DNA का एक अणु था और 5 चक्र बाद कितना बन जाएगा? 2 की पावर 5 गुणा 1 कर देंगे, 2 दूना 4, 8 2 16 32, कितना बन जाएगा? 32। हम कहें स्टार्टिंग में 2 DNA थे, कितने थे? 2 DNA के मॉलिक्यूल थे, अणु थे। अब 5 चक्र बाद कितने बन जाएंगे? तो कितना होता है? 2 दूना 4, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 ना, 1 2 3 4 5, इसको लिख लिए हम। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 32 दूनी 64, कितना बन जाएगा? 64 बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको सवाल अगर आता है PCR का, तो आपको ऐसा ही करना है। PCR का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार हम PBR 322 का चित्र बनाते हैं। ध्यान सुनना,
ऐसे बन गया। अब एक कट यहाँ मारना है, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ मार दिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक, जो ये वाला था ये था एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन था। इसके पास क्या था, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन था। ठीक, और जो ये वाला हिस्सा है इसके पास 3 साइड थे। कितनी साइड थी, 3 साइड थी। कितनी साइड थी, 3 साइड। कौन कौन सी थी, ध्यान सुनना। यहाँ था इको R1, इको R1 था। फिर क्या था, CLA1 था। फिर क्या था, हिंद थर्ड था। ठीक, और इसके पास 2 साइड थी, BAMH1 और क्या था, सेल फर्स्ट। इसके पास 2 थी, कौन कौन सी, PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट। ठीक, और ये जो है ORI है, और ये क्या था, ROP था। इसके पास PVU सेकेंड साइड थी, प्रतिबंधन साइड थी। और ये क्या है, ORI। ये क्या है, ये ORI है। बस इतना ही था। अब आप लोग 1-2 बार बनाइएगा तो बन जाएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अब हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं, आगे और अच्छा पढ़ाएंगे। आज वाली तो आवाज़ में सही नहीं थी तो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाए, लेकिन कल हम अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।